प्रोसेस ऑफ जीन स्लाइस है, ये क्या होता है जीशान? ये कौन सी टेक्नोलॉजी होती है भैया? प्रोसेस, पीडोजेनेसिस, सॉइल प्रोफाइल बता चुका था मैंने। ओके, मॉडल्स वगैरह इसी में क्या? चलो भाई कोई जरा एनसीईआरटी भी देखता जाऊं, बहुत ज्यादा बहुत है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एडेप्टेशंस मैंने बता दिया था। ओके, सॉइल ठीक है, पेडोजेनेसिस। अब देखिए भाई, हाँ, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर बताना, सही बोला, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। ये ग्राफ देखो यार, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, जो ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो भाई लोगों, तो पहले मैं ग्राफ बना देता हूं। अब रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर का देखो मतलब क्या हुआ। देखो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, देखो इसका ये मतलब होता है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी एबायोटिक फैक्टर के चेंज हो जाने से कैसा रिस्पॉन्ड करता है ना। तो देखो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम आप क्या हैं, तो हमारे आपके ब्लड का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, या 98.6 डिग्री। तो हम क्या है, हम है होम्योथर्मिक, है ना। हमारे ब्लड की जो टेम्परेचर है या बॉडी का होम्योस्टेसिस वो हमेशा मेंटेन, इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटर टेम्परेचर, बाहर कितना भी टेम्परेचर में चेंजेस है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है और अक्सर पूछा जाता है। ग्राफ में हमेशा देखो इस वाली एक्सिस में इंटरनल लेवल पे चेंजेस और इस वाली एक्सिस में एक्सटर्नल लेवल पे हम लोग चेंजेस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी ग्राफ बना हुआ है, अब सब बुक्स में ऐसा ही बना हुआ है। तो यहाँ पे इंटरनल लेवल चेंजेस, तो यहाँ पे इंटरनल लेवल चेंजेस दिखाते हैं, और इस वाले में जो भी एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, तो एक्सटर्नल लेवल चेंजेस, है ना। अब क्या होता है कि ये बना लेते हैं, अब देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि एक्सटर्नल किसी भी तरह का चेंज हो, है ना, लेकिन उनके इंटरनल टेम्परेचर पे या इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आप, तो ये ग्राफ ऐसा होगा, देखिए एक्सटर्नली चेंज होता जा रहा है लेकिन इंटरनल इसके अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं हो पाता है ना।
तो ये ऑर्गेनिज्म करते क्या है, इन्हें इस तरह के ऑर्गेनिज्म को, जिसमें जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक्सटर्नल चेंज होने से उनके इंटरनल एनवायरनमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, होम्योथर्मिक, जैसे हम आप हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं। क्यों? इन्हें हम रेगुलेटर कहते हैं। तो रेगुलेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने बॉडी के एम्बियंस को या एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते रहते हैं, है ना? बाहर के चेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को रेगुलेटर बोलते हैं। तो मेनली हमारे आप जैसे जो होम्योथर्मिक है वो रेगुलेटर होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जब कभी भी चेंज होता है ना? तो जब कभी एक्सटर्नल टेम्परेचर पे चेंजेस होते हैं, ठीक है? तो क्या होता है, पहले उनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है ना? तो क्या हुआ, पहले जैसे-जैसे एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, वैसे-वैसे उनकी बॉडी में इंटरनल चेंज हो रहे हैं, ठीक है ना? उसके बाद एक लिमिट में आने के बाद वो क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को या एक्सटर्नल किसी भी तरह के एक्सटर्नल चेंज को के साथ अडॉप्ट कर जाते हैं, एडेप्टेशन हो जाता है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते क्या हैं, इन्हें हम कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर। तो पार्शियल रेगुलेटर वो होते हैं, जिनमें इनिशियल लेवल पे एनवायरनमेंट में चेंज होने से उनकी बॉडी में चेंज होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म वो हैं, मैंने आपको लिखवाया भी था कि मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म वो हैं जो एक्सटर्नल चेंज होने से अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी की होमियोस्टेसिस को मेंटेन कर पाना एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को वही बियर आउट कर सकता है जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एनर्जी खर्च करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, लाइक ह्यूमंस, है ना? तो बाकी फिशेस जैसे छोटे ऑर्गेनिज्म इसको नहीं मेंटेन कर सकते। तो जैसे-जैसे एक्सटर्नल चेंज होता है, वैसे-वैसे उनकी बॉडी में इंटरनली भी चेंज होता जाता है ना? और एक लिमिट के बाद ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाता। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। वी कॉल देम कन्फॉर्मर्स, ठीक है? तो एबायोटिक रिस्पॉन्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, कन्फॉर्मर्स, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, ठीक है? ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद मैं आपको ये बात लिखवा देता हूँ जो मैंने आपको बताया। बना के मुझे मैसेज कीजिएगा। ओके भाई? चलिए, ठीक है। पार्शियल रेगुलेटर का एग्जांपल क्या है? पार्शियल रेगुलेटर का एग्जांपल वैसे कभी-कभी क्या होता है ना, कि हम आप भी देखो पार्शियल रेगुलेटर की तरह फंक्शन करने लगते हैं। देखो जैसे क्या होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया होगा, अभी से नहीं शायद 11th बताया होगा। रेयान, मैंने एक एग्जांपल बताया था, एनिमल फिजियोलॉजी तो मैंने पढ़ाई थी ना। तो देखो मैंने एक एग्जांपल बताया हुआ था कि जैसे हम लोग लेह लद्दाख में जाते हैं या बहुत सारे लोग ऊपर लेह लद्दाख के ऊपर जाते हैं, तो क्या होता है, पहले उनको और बहुत सारे लोग फेंट होके बेहोश होकर के गिर जाते हैं। तो होता क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, फिर धीरे-धीरे क्या होता है, हमारी बॉडी में हेमियोपोएसिस शुरू हो जाती है ना? हमारी बॉडी में क्या होता है, तो पहले क्या होता है, जैसे बाहर चेंज हुआ वैसे हमारे अंदर चेंज हुआ और हम बेहोश होके गिर गए, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, बॉडी हेमियोपोएसिस शुरू कर देती है, ब्लड फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन का लेवल डबल हो जाता है और फिर से हम वहाँ पे अडॉप्ट कर जाते हैं। तो वहाँ पर उस लो ऑक्सीजन वाली सिचुएशन में हम भी पार्शियल रेगुलेटर की तरह ही फंक्शन करते हैं।
ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो पार्शियल रेगुलेटर हैं। ह्यूमंस ही एक्चुअली क्या रेगुलेटर हैं, बाकी तो पार्शियल रेगुलेटर ही है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा आप टेम्परेचर वेरिएशन करोगे, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, ये सब पार्शियल रेगुलेटर है। हम आप एक्चुअली प्रॉपर रेगुलेटर है, तो नोट करेंगे। आइडियली organism should try to maintain constancy of ideally organism should try to maintain the constancy of its internal environment, its internal environment. The process is called homeostasis. The process is called homeostasis. Despite of varying external environment, despite of varying external environment condition, that tends to upset homeostasis. ठीक है, अब पहली हेडिंग डालेंगे रेगुलेटर्स। Some organism maintain homeostasis by physiological means, and sometime behavioral means. Sometime behavioral means. To ensure the constant body temperature. ठीक है, अच्छा बिहेवियरल मीन से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ऑर्गेनिज्म कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कुछ आप बता सकते हो, कोई एग्जांपल दे सकते हो, जल्दी बताओ। बिहेवियरल मीन्स जिससे कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता हो, जल्दी बताइए भाई। नहीं, क्या होता है कि रेगिस्तान में आप सुबह के समय देखेंगे जब धूप निकलती है तो छिपकलियां बाहर निकल आती हैं और वो सूरज की तरफ मुंह फैला के खड़ी होती हैं और काफी देर तक वो सूरज की तरफ मुंह फैला के खड़ी रहती हैं। वो क्या करती हैं, दिस इज कॉल्ड बास्किंग ऑफ सन, धूप सेकना, है ना। द बास्किंग ऑफ सन बाय लिजार्ड इज बिहेवियरल मीन्स। ये उनका एक बिहेवियरल मीन्स है। वो क्या करती हैं, वो सूरज की तरफ मुंह फैला करके धूप से वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, क्योंकि रात भर में रेगिस्तान में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है तो मरने लगते हैं, मर सकते हैं। इससे वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, तो अपनी बॉडी को हीट करने की कोशिश करते हैं। तो बास्किंग ऑफ सन इज बिहेवियरल मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग टेम्परेचर, है ना। आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, बास्किंग ऑफ सन बाय लिजर्ड्स। ठीक है, ये सब क्वेश्चन। दूसरा, अभी सर्दियां आ गई हैं
आप देखोगे कई बार आपको किटकिटी लगती है ना? आप किटकिट किटकिट के आपके दांत होने लगते हैं। दैट इज बिहेवियरल मीन्स ऑफ मेंटेनिंग टेम्परेचर। दांत किटकिटाने से एनर्जी जनरेशन हमारी बॉडी में होता है, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो इसलिए जिन जानवरों में वो दांत किटकिटाने लगते हैं ना, किटकिटी लगने लगती है, सो दैट इज द बिहेवियरल मीन्स ऑफ मेंटेनिंग टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट। कन्फॉर्मर्स, कन्फॉर्मर्स। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल, ब्रैकेट में लिख लो अप्रोक्सीमेटली 99%। बहुत ध्यान से समझिएगा, नीट के सब क्वेश्चंस हैं। मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स, ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेटली 99%, एंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, एंड ऑलमोस्ट all plants, all plants cannot maintain constant internal environment, internal environment. Their body temperature changes with, their body temperature changes with ambient temperature. Full stop. Next point. In aquatic mammals, in aquatic mammals, sorry, in aquatic animals, the osmotic concentration of body fluid in aquatic animals, the osmotic concentration of body fluid, osmotic concentration of body fluid changes with the change in concentration of, with the change in concentration of external water. Full stop. These plant and animals are called conformers. नेक्स्ट पॉइंट नोट करके लिखिए, जो मैं आपको अभी समझा रहा था वही बात आप लिख लीजिए। थर्मोरेगुलेशन, thermoregulation is energy expensive process. Thermoregulation is energy expensive process for many organisms. This is particularly true for, this is particularly true for small animals, they can't afford this process. Next point, note में ही heat loss or heat gain, heat loss or heat gain
आप देखिए ना, हमारे बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा है सरफेस एरिया के कंपैरिजन में। मास हमारी बॉडी में ज्यादा है, सरफेस एरिया उसके कंपैरिजन में कम है। तो हीट का एक्सचेंज बहुत कम होता है, और उस हीट को रोकने के तरीके भी वो एडिपोज टिश्यू है, दुनिया भर की चीजें। लेकिन छोटे ऑर्गेनिज्म में क्या है, फिश में मास उसका कम है, सरफेस एरिया उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो उसकी बॉडी से हीट लॉस बहुत स्पीड से होता है, इसलिए भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते। नोट करेंगे, हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, since small animal have larger surface area comparison to their volume। सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। और मैडम मेरी लीड उठा लो उधर वाले कमरे में। since small animal have larger surface area relative to their volume। Full stop। They tend to lose body heat very fast। They tend to lose body heat very fast when external temperature is low। When external temperature is low। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका रेगुलेटर कन्फॉर्मर्स। ठीक है, अब देखिए थर्ड आते हैं, थर्ड लेवल पे है। तो सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता है एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होने से, कन्फॉर्मर्स, कि भैया बाहर चेंज हुआ है अंदर भी चेंज कर लो। उस दूसरे क्या होते हैं, रेगुलेटर, बाहर चेंज हुआ है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ के कहीं और चले जाओ, है ना। बहुत सारे लोग आप देखेंगे नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया में दो घर रखते हैं, एक ऊपर एक नीचे, है ना। तो जब बहुत भयंकर बर्फ गिरती है तो नीचे के एरिया में आ जाते हैं, और जब बर्फ घट जाती है तो फिर से ऊपर के एरिया में चले जाते हैं। तो ह्यूमन भी माइग्रेट करते हैं, है ना। इसी तरह से जैसे साइबेरिया में बहुत बर्फ पड़ती है ना, इस समय सर्दियां चल रही हैं, तो साइबेरिया में साइबेरियन क्रेन होती है वो भरतपुर आ जाती है, इंडिया आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जब साइबेरिया में सर्दियां फिर खत्म हो जाती है तो फिर से वापस साइबेरिया वापस लौट जाती है। तो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन, उस जगह को छोड़ देते हैं ऑर्गेनिज्म। तो नोट करेंगे थर्ड, तो पहले ऑर्गेनिज्म थे ये कन्फॉर्मर्स थे, ठीक है। दूसरे थे, या पहले रेगुलेटर थे, दूसरे थे हमारे कन्फॉर्मर थे, है ना। पार्शियल रेगुलेटर, दे आर लाइक रेगुलेटर, है ना, दे आर पार्ट ऑफ रेगुलेटर एक्चुअली। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाते हैं, माइग्रेशन। तो एबायोटिक फैक्टर का रिस्पॉन्स एक ऑर्गेनिज्म एक तरह से और देता है, वो माइग्रेशन। लेकिन प्लांट माइग्रेट नहीं करते, माइग्रेशन सिर्फ एनिमल्स में हो सकता है। तो नोट करेंगे, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरली, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे temporarily from a stressful situation, from a stressful situation। to another hospitable, to another
hospitable area. And return when stressful situations are over. Example, Siberian crane. Siberian crane इसका बेस्ट एग्जांपल है. फोर्थ, सस्पेंडेड. जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये क्या करते हैं कि ये हार्ड कवरिंग के अंदर अपने आप को बंद कर देते, तो अपनी ग्रोथ का जो टाइम होता है ना, ग्रोथ का जो पीरियड, उसको सस्पेंड कर देते हैं, डिले कर देते हैं. और जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब तक ये किसी सिस्ट के अंदर बंद रहेंगे, तब तक ये किसी हार्ड कवरिंग के अंदर, स्पोर्स के अंदर बंद रहेंगे. और जैसे अनफेवरेबल कंडीशन चली जाएगी, कंडीशन फेवरेबल होगी, वैसे फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, है ना. सो दिस इज अ स्टेट ऑफ डोरमेंसी. सस्पेंशन मतलब इट्स ए स्टेट ऑफ डोरमेंसी, है ना. डोरमेंट कंडीशन में पड़े रहना, जब तक कंडीशन अनफेवरेबल हो तब तक के लिए ग्रोथ को सस्पेंड कर देना. तो नोट करेंगे, इन बैक्टीरिया एंड फंजाई, in bacteria and fungi and lower plants, in bacteria and fungi and lower plants. Various kind of thick-walled spores various kind of thick-walled spores are formed, which help them to survive unfavorable conditions. Full stop. They germinate on availability of suitable condition. They germinate on availability of suitable conditions. ये तो बात थी लोअर ऑर्गेनिज्म की. अब हायर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नोट कर लीजिए. हायर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो डोरमेंसी में चले जाते हैं. तो नोट करेंगे, हायर प्लांट reduce their metabolic rate. Higher plant reduce their metabolic rate and ongoing to state of dormancy. Next point, in animals, hibernation during winters. In animals, hibernation during winter and estivation, दोनों पता है ना सबको. हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर
and estivation during summer is the process of suspension. भाई लोगों, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन सबको पता है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ना पता सर हो? एक बार बता दीजिए। देखो, हाइबरनेशन क्या होता है ना कि जैसे जब बर्फ पड़ती है, सर्दियां बहुत भयंकर आ जाती हैं, तो जो हिमालयन बियर होता है वो जाके गुफाओं में छुप जाता है और जब तक बर्फ पड़ती रहती तब तक पड़ा रहता है। अच्छा, उस समय वो क्या करता है कि अपनी मेटाबॉलिक रेट को गिरा लेता है, लो कर लेता है ना? और उसकी बॉडी में जितना भी फैट जमा होता है ना, उसी फैट से वो क्या करता है कि अपना काम चलाता है। मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल स्लो हो जाती है, उसकी मेटाबॉलिक रेट 1/10 से भी कम हो जाती है। मतलब आप समझिए वो मरे के बराबर बिल्कुल हो जाता है। तो वो बहुत स्लो मेटाबॉलिक रेट और सोता रहता है। तो डीप स्लीप में चला 6 महीने तक सोता रहता है, इसको हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है? इसी तरह से क्या होता है, जब बहुत गर्मियाँ आएँगी ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो आप देखोगे छिपकली वगैरह गायब हो जाएँगे, लिज़ार्ड्स वगैरह गायब हो जाएँगे बहुत गर्मियों में। ठीक है? मॉस्की या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे, वो छुप जाते हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। ठीक है? तो दोनों एक ही चीज़ है। सिर्फ ये है कि गर्मियों सर्दियों में हाइबरनेशन होता है और गर्मियों में एस्टिवेशन होता है। दोनों ही कंडीशन में ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक रेट को बहुत लो कर लेता है और अपनी बॉडी में डिपॉजिट एनर्जी जिस जो कि मेनली फैट होती है, उससे धीरे-धीरे एनर्जी डिराइव करता रहता है और अपनी रेस्पिरेटरी रेट वगैरह को लो करके काम चलाता रहता है। दिस इज़ कॉल्ड हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। क्लियर? ओके। अच्छा, अब देखो एक और तरीका है, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, एडेप्टेशन, है ना? तो आप तरीका क्या है? नेक्स्ट क्या है? या तो आप रेगुलेटर हैं, या आप कन्फर्मर्स हैं, या माइग्रेट कर जाओ, या सस्पेंड कर दो, या फिर एक और तरीका है एडेप्टेशन, आप एडप्ट कर जाओ। ठीक है? तो एडेप्टेशन कैसे होता है? एडेप्टेशन 3 तरह से हो सकता है ना? तो नोट करेंगे व्हाट इज़ एडेप्टेशन? एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट्स के हिसाब से अपनी बॉडी में चेंजेस लाना, है ना? जिसकी वजह से आप वहां पे किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में सर्वाइव कर पाए। दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है? तो एडेप्टेशन कितनी तरह से हो सकता है? अब देखो एडेप्टेशन के तरीके। कोई भी ऑर्गेनिज्म में एडेप्टेशन कितनी तरह से हो सकता है? तो पहले क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपने अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कर ले। कैसे? कैक्टस पाया जाता है कहाँ पे? रेगिस्तान में पाया जाता है। उसने क्या किया, अपनी लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर लिया। लो, ट्रांसपिरेशन रेट बहुत कम हो गई, ट्रांसपिरेशन होगा ही नहीं। फोटोसिंथेसिस लीव्स की जगह स्टेम से करना शुरू कर दिया कैक्टस ने। तो उसने एक्सटर्नल चेंज किया, मॉर्फोलॉजी में चेंज किया और वो डेजर्ट में भी आराम से रह पाता है, सर्वाइव कर जाता है। दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या है? हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, C4 प्लांट, है ना? C4 प्लांट फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या करते हैं? रात में अपने स्टोमेटा को खोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रात में इकट्ठा कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस दिन में कर लेते हैं। दैट इज फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। बिहेवियरल एडेप्टेशन तीसरा है, बिहेवियरल एडेप्टेशन। जैसे मैंने आपको बताया अभी, बिहेवियरल एडेप्टेशन, बास्किंग ऑफ सन, दैट इज बिहेवियरल एडेप्टेशन, है ना? तो नोट करिए, चलिए। सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल। फर्स्ट चलिए, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट प्लांट्स जैसे मैंने अभी आपको बताया था, अभी अभी नाम लिया अपंशिया। डेजर्ट प्लांट, they have thick cuticle, they have thick cuticle, comma, stomata in deep pits, stomata in deep pits,
स्टोमेटा अंदर होते हैं, संकेन स्टोमेटा होते हैं, है ना, याद आया, संकेन स्टोमेटा। दे हैव C4 pathway, ठीक है। नेक्स्ट, Apansia have no leaves, Apansia have no leaves to reduce transpiration, and photosynthesis takes place, and photosynthesis takes place with the help of stem। ठीक है, तो ये तो था प्लांट की बात, है ना, मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट, एनिमल्स की बात कर ले। In colder climate, in colder climate, animals in colder climate, animals have short ear. In colder climate, animals have short ear and limbs to minimize heat loss. To minimize heat loss. This is called Allen's rule. पूछा जा चुका है, नीट का क्वेश्चन है, Allen's rule. Okay. This is called Allen's rule. Third point. Next. Polar seal have blubber. Polar seal have blubber below the skin. Polar seal have blubber below the skin to avoid or to prevent heat loss. ब्लबर पता है ना, ब्लबर, हाँ जी, ब्लबर पता है ना भाई आप लोगों को? अरे कुछ तो बोला करो भाई। नो सर, बता दीजिए। तो बोला करो ना, जो नहीं आए, लोग बोलते नहीं। ब्लबर क्या होता है कि वेल में भी पाया जाता है और सील में भी। ये क्या होता है कि नीचे वाली जो स्किन वाला पार्ट होता है ना, तो स्किन के नीचे यहाँ एक मोटी सी थिक जो फैट की लेयर पाई जाती है, ये क्या करती है, हीट लॉस से इसको बचाती है। दिस इज कॉल्ड ब्लबर, इसको हम लोग ब्लबर कहते हैं। दिस इज ब्लबर, दिस पार्ट इज कॉल्ड ब्लबर। तो हीट लॉस नहीं होने देती, इसी से इनसे फैट वैट निकाला जाता है, ऑयल वॉयल जो निकाले जाते हैं ना मछलियों से, वो इसी से निकाले जाते हैं, ब्लबर से निकाले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, अब फिजियोलॉजिकल में आ जाते हैं। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, kangaroo rat, it is found in North American desert. Kangaroo rat is found in North American desert. It produces water. It produces water by external, by oxidation of fat, by oxidation of fat.
right? Next. Found in kangaroo root is found in North American desert. और ये क्या करता है, फैट के ऑक्सीडेशन से वाटर प्रोड्यूस कर लेता है। यही काम कैमल करता है। कैमल के भी जो हम्प में जो फैट होता है ना, उससे वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करके वाटर प्रोड्यूस कर लेता है जब उसको वाटर की कमी होती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है। ठीक है, नेक्स्ट। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन allow organism to respond quickly in stressful situation जैसे मैंने अभी आपको बताया था, like human above 3500 meter height, like human above 3500 meter height, example above Rohtang Pass, feels nausea, fatigue, hypertension, ठीक है, ड्यू टू low O2 and low atmospheric pressure, due to low O2 and atmospheric pressure. Body start increasing production of RBC, to adapt in this situation. ठीक है, थर्ड बिहेवियरल, नोट कीजिए, अब बिहेवियरल नोट कीजिए। अब बिहेवियरल में वही बना है, लिजार्ड bask the sun, lizard bask the sun during winter when body temperature goes down, ठीक है, ओके। ये तो हो गया भाई, एडेप्टेशन हो गया है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। ठीक है भाई, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में क्या क्या दे रखा है, ग्रोथ कर्व है मेनली, मोर्टेलिटी। ठीक है, देखो भाई लोगों, नेक्स्ट चलेंगे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब देखो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में क्या है,
पॉपुलेशन क्या है ये तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। पॉपुलेशन क्या होती है, डेफिनेशन पॉपुलेशन की, ठीक है। और तो सबसे पहले डालिए पॉपुलेशन ग्रोथ। व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? तो देखो पॉपुलेशन की ग्रोथ होती कैसे, सिंपल है। देखो देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है ह्यूमंस में, बताएगा कोई मुझे? व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, कौन बताएगा? आयशा, अब तुम नहीं पूछोगे, तुम लोग नहीं पूछोगे तो मैं भी पूछूंगा। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है बताओ। अरे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ की है? सर वर्ल्ड में पूछ रहे हैं। इंडिया में। सर उत्तर प्रदेश। हाँ यूपी की है, ठीक है। वर्ल्ड में? चाइना। संघाई, संघाई चाइना, है ना। तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती, क्या डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी? अरे यार, नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी हो क्या है? एक स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई में कितने सारे लोग रह रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो पॉपुलेशन डेंसिटी अब तो और बढ़ती जा रही है। देखो शहरों में क्या है, शहरों में तुम अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया लोगे ना, है ना, कितनी सारी सोसाइटीज आ जाएंगी, आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी? यस सर। एक बिल्डिंग में आप समझ लो कितने लोग रहते होंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी सोसाइटी में बहुत ज्यादा होती है, सोसाइटीज में बहुत ज्यादा होती है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है ना, बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उनमें। वो समझ में नहीं आता क्योंकि वो वर्टिकल ग्रोथ है ना। और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हमको एक्चुअली दिखाई देती है, समझ रहे हो? तो आप समझिए, आप कमाल की बात समझिए। अच्छा, आप जब किसी सोसाइटी में एंटर करते हैं तो आपको लगता है क्या कि बहुत ज्यादा मेस है वहां पे, नहीं लगता ना? लेकिन सर वही आप जब जाते हैं किसी गांव वाँव में तो आपको लगता है कितना गचड़ पचड़ है यहाँ पे, है ना। जबकि आप देखिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे ज्यादा होती है, बिल्डिंग्स पे ज्यादा होती है, हाई राइज बिल्डिंग्स पे ज्यादा होती है, समझ रहे हैं? तो यस सर। अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती कैसे, कैसे बढ़ सकती है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने के देखो हम तरीके बताते हैं, कितनी तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ सकती है। ये दो फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और ये दो फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को घटाएंगे। अब ये फैक्टर कौन कौन से देखो। पहला क्या होता है कि नेटेलिटी। नेटेलिटी क्या होती है? बर्थ रेट, कितने लोग पैदा हो रहे हैं, है ना। तो जो लोग नए पैदा हो रहे हैं वो लोग पॉपुलेशन में एड ऑन होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। यस सर तो ऐड ऑन पॉपुलेशन होंगे। डेंसिटी को बढ़ाएंगे, यस है ना, सर। एड ऑन होंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ाएंगे। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, इमिग्रेशन। अब आप समझो, इमिग्रेशन क्या होता है? कहीं से आकर के बस जाना, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेटलिटी को बी से, है ना। तो कहीं से आके बस जाना। अब देखो गवर्नमेंट का ये अप्रोक्सीमेटली अंदाजा है कि दिल्ली में हर साल
पहले का 20 साल पहले 5 लाख थे, अब करीब 20 लाख लोग आकर के पर ईयर परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं। तो आप सोचो, ये तो गवर्नमेंट का डेटा है और कितने सारे लोग हैं जो रजिस्टर नहीं करते, मेरे जैसे लोग, समझ रहे हैं ना, मेरे जैसे लोग, कि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और मेरे पास दिल्ली का आधार कार्ड नहीं है, मैं कहीं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है, एज ए सिटीजन। तो हमारे जैसे लोगों की संख्या बहुत है, वो हर साल आकर के पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो आप समझिए, तो ये इमिग्रेशन है, इमिग्रेशन के थ्रू कितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है। तो जो इमिग्रेशन नेटेलिटी, नए लोग पैदा होते हैं, वो बढ़ा रहे हैं, दूसरे जो इमिग्रेशन कर रहे हैं वो लोग बढ़ा रहे हैं। अब पॉपुलेशन डेंसिटी कम कैसे होती सर डेथ रेट से। राइट? मोर्टेलिटी, उसको मोर्टेलिटी बोलते हैं, डेथ रेट, है ना। दूसरा, भाई कुछ लोग दिल्ली से बाहर भी तो चले जाते हैं, मुंबई चले गए, दुबई चले गए, है ना, कनाडा चले यस गए, सर। तो है, तो वो क्या, उसको इमाइग्रेशन बोलते हैं, इमाइग्रेशन, है ना। तो इमाइग्रेशन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉपुलेशन की डेंसिटी को जो होता है क्या करता है, घटा देता है। तो ये डायग्राम आप नोट कर लीजिए भाई। ये सब कहाँ भाग जा रहे हैं भाई? ठीक है, तो कुल मिलाकर के पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो जाएगी? पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी हो जाएगी क्या, बी प्लस आई माइनस डी और प्लस ई, ठीक है। सो तो अगर मैं निकालना चाहूं रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, तो रेट का क्या मतलब हो गया, टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, है कि नहीं? यस। रेट का मतलब ये होता है टाइम से डिवाइड कर दिया जाए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बी प्लस आई माइनस डी प्लस ई। क्लियर है ना? यस। ठीक है, नोट कर लिया तो फिर बताना, नोट कर लिया क्या? यस। यस सर। ठीक है, चलिए, तो आप नोट कीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है क्या, नोट करो, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी is technically the population size, okay, तो ये होगी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, इमिग्रेशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ग्रोथ कर्व है ना। अब देखो भाई, तो नोट करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या है, समझो बात, इससे भी क्वेश्चन आता है, ये दोनों लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये
नीट के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व एक ग्राफ है जो पॉपुलेशन को दिखाता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व में हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग इस वाले एक्सिस पे लेते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और हमेशा इस वाले एक्सिस में लेते हैं टाइम, इसको दिखाते हैं कैपिटल टी। अब देखो क्या है कि एक कर्व ये है, इसको हम जे शेप कर्व कहते हैं, जे शेप कर्व, है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ रही है। ऐसा कर्व बताओ, ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ऐसा कर्व कहां पे हो सकता है, वो एग्जांपल दो मुझे कि जैसे जैसे टाइम होगा स्पीड से ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, बता सकते हो? देखो क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, मैंने बताया ना कि सर स्ट्रेट लाइन पढ़ने ग्राफ में बनेगा? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन बना बड़ा मुश्किल काम है, वो बड़ी आइडियल कंडीशन हो जाएगी, ऐसे नहीं हो सकता। तुम देखो ना, ऐसा ये स्ट्रेट लाइन तभी बन सकता है पॉपुलेशन डेंसिटी में कि जितने लोग पैदा हो उतने ही मर जाएं, और जितने लोग अंदर आ जाएं उतने ही लोग बाहर चले जाएं। ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। है ना, तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए स्ट्रेट कर्व का भी बनना। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होती है, एक बहुत बड़ा ग्रास लैंड है, इट्स अ वेरी बिग ग्रास लैंड, उसमें ढेर सारे डियर्स हैं, हिरन, है ना, डियर। और क्या होता है कि वहां पे लॉइन नहीं है, कोई भी प्रेडेटर नहीं है, तो ग्रोथ कर्व बनेगा, ऐसा कि नहीं होगा? यस सर। बनेगा ना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, यस सर। ठीक है। दूसरा, तुम एक चीज देखते हो कि जैसे गर्मी जा रही होती है और बारिश आ रही होती है, उसमें मच्छर बहुत भयंकर बढ़ जाते हैं, मॉस्किटो। यस तो सर। एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बनेगा, ये शेप ग्रोथ। लेकिन हमेशा भाई साहब सिचुएशन ऐसी नहीं रहती, और इकोलॉजी ये कहती है कि कोई भी इकोसिस्टम किसी भी पर्टिकुलर लेवल से ऊपर की पॉपुलेशन को बियर आउट नहीं करता है, वो किसी तरह से अपने सिस्टम को कंट्रोल कर ले। कैसे? अभी लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ, एक साल पहले, है ना, एक साल पहले क्या हुआ, आपने न्यूज में सुना होगा, चेन्नई में वाटर टेबल 2000 फीट से नीचे चला गया। जितने स्टूडेंट थे वो हॉस्टल्स खाली करके चेन्नई छोड़ के जाने लगे, जो लोग कंपनीज में जॉब करते थे उन्होंने भी छोड़ दिया, ठीक है। तो हुआ क्या कि चेन्नई पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कगार पे था, जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं। तो जैसे ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी ना, वैसे ही क्या होगा, कोई ना कोई एक फैक्टर लिमिटेड हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वो ग्रोथ कर्व को रोक देगा। ये ग्रोथ कर्व कभी भी 100% सच नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मान लेते हैं कि वहां पर सिर्फ डियर है और प्रेडेटर नहीं है, कुछ समय के बाद इतनी ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी डियर्स की कि उनको वो सब घास चर डालेंगे और नए प्लांट निकलने का मौका नहीं मिलेगा, घास मिलेगी नहीं,
जब सब घास चढ़ डालेंगे तो ग्रास क्या हो जाएगी, लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा, और फिर वो आपस में फाइट करेंगे फूड के लिए। तो कुछ तो लड़के मर जाएंगे और कुछ भूखों मर जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर, यही होगा। और पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी, है कि नहीं? यस सर। यही मॉस्किटो में होता है कि थोड़े समय के बाद क्या होता है कि रिसोर्सेस और एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है और वो मरने लगते हैं। तो प्रैक्टिकली कभी भी जे शेप कर्व जे से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी इकोसिस्टम अनलिमिटेड पॉपुलेशन को बियर करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। सबको समझ में आ गई मेरी बात? यस सर। ये कभी भी नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जांपल के बेसिस पे पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज जे शेप कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे। उस समय अगर आपका ये बिल्कुल लॉजिक क्लियर है तो आप 100% उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो यस सर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व नोट कर लीजिए। द रिसोर्सेस, ग्राफ तो नोट कर लिया होगा ना? द रिसोर्सेस फूड, ब्रैकेट में लिख लीजिए, फूड एंड स्पेस। रिसोर्सेस ब्रैकेट में फूड एंड स्पेस। रिसोर्सेस एंड स्पेस available is essential for is essential for is essential for unlimited growth of population, unlimited growth of population। हेलो, when Yes, sir. resources are unlimited, Darwin observed this growth when resources, ये ग्रोथ कर्व डार्विन ने ऑब्जर्व किया था। डार्विन ऑब्जर्व this growth curve while developing his theory of natural selection। ठीक है, अब देखो दूसरा आ जाते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, है ना? सर थ्योरी कहना ऑफ जाते के हैं बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, अब देखो दूसरा आ जाते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। एक्चुअली क्या होता है, हमेशा यही वाला कर्व बनता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। ये लॉजिकल है, इसीलिए इसको लॉजिस्टिक कहते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं इसको। इसमें भी वही सेम चीज होगी, है ना?
ऊपर की डायरेक्शन में हम लोग लेते हैं इसको।
हेलो, आवाज आ रही है? हेलो भाई लोगों, am I ऑडिबल? यस सर आ रही। अच्छा, बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हो भाई। ठीक है, तो मैं बता रहा था लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, है ना? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और पढ़ लेते हैं। मुझे लगा कि टाइम खत्म होने वाला, तुम लोग भाग ना जाओ। ठीक है, शायद कुछ नेटवर्क इशू रहा होगा। तो देखो, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व क्या होता है? हमेशा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ही बनता है, कभी भी जे शेप कर्व का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि नो इकोसिस्टम आर कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कोई भी ऐसा इकोसिस्टम नहीं हो सकता जो किसी भी तरह की अनलिमिटेड पॉपुलेशन को बियर करने की कैपेबिलिटी रखता हो, है ना? तो हमेशा जो बनता है वो बनता हमेशा आपका ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व हमेशा, इसी को हम एस शेप ग्रोथ कर्व बोलते हैं, क्योंकि हमेशा वो एस के शेप का बनता है। तो मैंने आपसे बताया कि ये वाला हमारा जो डायमेंशन हो गया, उस डायमेंशन पे ले लेते हैं हम लोग डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग लेते हैं एन बोलते हैं, है ना? अभी हमने पढ़ा एन बोलते हैं। और क्या, टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है कि अब आप समझिए, हर इकोसिस्टम में, है ना, हर इकोसिस्टम की एक कैपेसिटी होती है ना? जो कैपेसिटी होती है, मतलब किसी भी पॉपुलेशन को बियर करने की कैपेबिलिटी, उससे ऊपर वो पॉपुलेशन को बियर नहीं कर सकता। या तो उसके रिसोर्सेज लिमिटेड पड़ जाएंगे या स्पेस लिमिटेड पड़ जाएगा। ठीक है ना? तो उसको हम के कहते हैं। ठीक है? तो के होती है किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जिससे नीचे वो इकोसिस्टम पॉपुलेशन को नहीं कर सकता, कैरी नहीं कर सकता। राइट? तो क्या होता है कि पहले स्टार्टिंग में जब रिसोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, कंडीशन फेवरेबल होती है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। तो पहले थोड़ा सा जे शेप कर्व बनेगा। उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी के पास पहुंचते ही ये पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड एस शेप कर्व। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं। वी कॉल इट लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। और इसी को हम लोग बोलते हैं एस शेप ग्रोथ कर्व, है ना? तो हमेशा इकोसिस्टम में लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व या एस शेप ग्रोथ कर्व ही बनता है। ठीक है? इसी को बोलते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। नोट कर लो, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व में नो पॉपुलेशन, नो पॉपुलेशन of any species in nature, no population in any species in nature has no population in its nature has unlimited resources, unlimited resources, unlimited resources to permit exponential, to permit exponential growth, to permit exponential growth. This leads to this leads to competition between individual. This leads to competition
between individual for limited resources the finest individual will survive and reproduce. Next heading nalu carrying capacity. Carrying capacity for a species in a habitat. Nature have given a habitat have enough resources to support a maximum possible number beyond which further growth is not possible. This is called carrying capacity. This is सर called बियॉन्ड विच के बाद में beyond which no further growth is possible. This is called carrying capacity for a species in a habitat.